वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए जो हमने सीरीज शुरू की हुई है, इसमें पार्ट 5 को हम पढ़ रहे हैं और पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेके 151 तक का लिखा हुआ है, जो कि डील करता है यूनियन से। तो यूनियन के बारे में पार्ट 5 में लिखा हुआ और इसमें भी 52 से लेके आर्टिकल 78 तक ये एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा हुआ है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78। आज के इस वीडियो में हम दो आर्टिकल्स के बारे में जिक्र करेंगे। हमारा पहला आर्टिकल होगा आर्टिकल 73 और दूसरा आर्टिकल होगा आर्टिकल 74। इन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 73 से। आर्टिकल 73 जो कि कहता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, कि यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कहां तक है, कहां तक वो अपनी इस पावर का यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या बातें ध्यान रखनी है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहली चीज कि जहां तक, पहली चीज जो लिखी हुई है कि उस एरिया तक जहां तक पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की, जहां तक पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, जिस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उसी एक्सटेंट तक हमारी एग्जीक्यूटिव पावर भी है यूनियन की। पहली चीज ये जो हमें समझनी थी। दूसरी चीज इसी के अंदर जो लिखी गई है, दूसरी चीज क्या कहती है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया या कोई भी ट्रीटी हो गई, हम किसी देश के साथ ट्रीटी कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट को, ट्रीटी को पूरा करने के लिए भी जो हम कर सकते हैं वो सारी पावर यूनियन के पास होगी। यूनियन इसको अप्लाई करने के लिए, एग्रीमेंट और ट्रीटी को लागू करने के लिए जो भी पावर यूज करना चाहे वो पावर भी यूनियन यूज कर सकता है। तो यूनियन के पास ये दो पावर हैं। इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 73 को हम दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि कहां तक हमारी यूनियन की पावर एक्सटेंड होती है, जो कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। हमारा अगर हम 7th शेड्यूल देखें, हमारे संविधान को, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करें, उसके 7th शेड्यूल को ओपन करें, तो 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी हुई है। 3 लिस्ट दी हुई है। पहली लिस्ट को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जहां तक यूनियन की पावर होती है, जहां तक यूनियन यानी पार्लियामेंट कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जहां तक स्टेट किसी भी चीज के ऊपर कानून बना सकता है। जिन जिन चीजों के ऊपर, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट कानून बना सकता है वो हमने इस लिस्ट में लिख दिया। फिर एक तीसरी लिस्ट बनाई जिसको हम कॉमन लिस्ट भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगर हम इस चीज से इसको समझें, इसको छोड़कर स्टेट जहां तक कानून बना सकता है उस चीज को छोड़ के, क्योंकि ये संविधान में लिखा है इस चीज के ऊपर सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, इसको छोड़ दें, बाकी हर एक चीज के ऊपर यूनियन कानून बना सकता है, चाहे वो संविधान में लिखा है या नहीं लिखा है। अगर इन लिस्ट में से कोई एक ऐसा आइटम है जो इन तीनों में नहीं है, उसके ऊपर कौन कानून बनाएगा? कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा। तो वहां तक एग्जीक्यूटिव पावर भी किसकी होगी? यूनियन की होगी। तो यूनियन की पावर वहां तक जाती है जहां तक पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है, जिस पावर तक। और स्टेट में भी हम अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब हमें किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को या ट्रीटी को लागू करना हो या उससे रिलेटेड कोई भी काम करना हो, तो हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल 73 था। अब हम हमारे अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 74 की तरफ। आर्टिकल 74, हमने हमारा आर्टिकल 52 पढ़ा जहां पर लिखा हुआ था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट का होना जरूरी है। फिर प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स भी पड़ी, लेकिन प्रेसिडेंट काम कैसे करता है? प्रेसिडेंट खुद काम नहीं करता है। प्रेसिडेंट अपने अंडर बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं
उनसे काम करवाता है। वो होते कौन है नीचे जो काम करने वाले होते हैं? तो वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताते हैं प्रेसिडेंट को कि क्या करना है, और प्रेसिडेंट भी उन्हीं को काम बताता है कि ये सब काम होने हैं। तो प्रेसिडेंट की एक्चुअल पावर को यूज करने वाला अगर कोई है तो वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हमारे आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सहायता के लिए और प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए। कहा कि प्रेसिडेंट को यह बताया जाए कि प्रेसिडेंट आपको यह काम करना है। तो प्रेसिडेंट क्या काम करता है वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताती है। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? इस आर्टिकल में लिखा हुआ है सबसे पहली चीज कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन कैसी होनी चाहिए? विद पीएम एट इट्स हेड। क्या है पीएम? प्राइम मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर ये सब मिलके क्या करेंगे? ये सब मिलके करेंगे एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को सलाह देंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे कि आपको ये काम करना है। इसी में एक और चीज लिखी है आगे। क्या लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट के पास एडवाइस गई है, प्रेसिडेंट को सलाह दी गई है कि आपको ये सारे काम करने हैं, अब प्रेसिडेंट को क्या करना है? प्रेसिडेंट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ दिस एडवाइस। प्रेसिडेंट को उसी सलाह के अनुसार काम करना है। प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस। अब सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। क्या प्रेसिडेंट को इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सारी बातें मानना जरूरी है? कोई भी सलाह दी गई है तो क्या प्रेसिडेंट उन सबको मानना जरूरी है या नहीं है? इस चीज का मुद्दा थोड़ा सा गहरा है। हम बात कर रहे हैं 1976 की, जहां पर एक संविधान में कुछ संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट हुआ था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था 1976 में। उसमें जब हमने अमेंड किया तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया कि प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि जो भी उसे सलाह दी गई है उसे सारी बातें माननी पड़ेंगी, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता। हमने क्या किया चेंज करके? पहले कुछ नहीं लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, ये लिखा हुआ था बस। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हमने थोड़ा सा बदलाव किया हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेंज करके क्या किया कि प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मानना, कि कोई भी सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसी के कुछ साल बाद जब सरकार चेंज हुई, 1978 में दूसरी सरकार आई, 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए थे जो हमारे लिए ठीक नहीं थे, उन सबको सही किया गया। तो इसको भी सही करने का, थोड़ा बहुत सही करने का काम किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 44th कब आया था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44th कब? 1978 में। इसमें इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया गया। उसमें लिखा तो यह है कि प्रेसिडेंट को इसी एडवाइस के हिसाब से काम करना है, जरूरी है, लेकिन प्रेसिडेंट को थोड़ी सी छूट दी गई। प्रेसिडेंट को बोला गया कि अगर आपको लगता है कि इस एडवाइस में कुछ चेंज की जरूरत है तो प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए उस एडवाइस को वापस भेज सकता है, सिर्फ एक बार। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि ये एडवाइस मुझे सही नहीं लग रही तो वो उस एडवाइस को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी गई है उस एडवाइस को एक बार वापस भेज सकता है दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रिकंसीडर करने के लिए कि इसके ऊपर दोबारा देखिए, दोबारा नजर डालिए क्या सही है या नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा से सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है, चाहे सेम दी जाए, तब प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी हो जाता है उस हिसाब से काम करना। तो ये हमारा आर्टिकल 74 था, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए जो हमने सीरीज शुरू की आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोगों को इससे बहुत सारी नॉलेज भी मिल रही होगी। कुछ पॉइंट्स जो रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, या कोई और आपके सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारी ये सीरीज अगर पसंद आ रही है तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इस सीरीज को बढ़ाएंगे और इस कॉन्स्टिट्यूशन को सीरीज को हम पूरा करने वाले हैं। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।